हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर, फोर्थ, दैट इज कैपिस्टेंस। बेटा इसमें लेक्चर ज्यादा लगेंगे और मैं थ्योरी के साथ साथ आपको सारे न्यूमेरिकल्स करवाता जाऊंगा। अलग से कोई वीडियो नहीं होगा कि भाई ये थ्योरी के लिए है या ये न्यूमेरिकल्स के लिए है। इसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं कैपेसिटी और कैपिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटी और कैपिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। बेटा अगर आप किसी छोटी क्लास के बच्चे से पूछो कि भाई व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी, 4th 5th वाले बच्चे से, तो वो एकदम कैपेसिटी से लीटर मतलब निकालेगा। वो आपको कैपेसिटी की यूनिट लीटर बताएगा, क्योंकि उसने किया ही हुआ ये है कि भाई इस वेसल में कितना लिक्विड आ सकता है फुल होने तक। इसलिए उनके सिलेबस में यही बात है कि भाई कैपेसिटी हैव ए यूनिट ऑफ लीटर एंड कैपेसिटी इज द एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ ए वेसल is equal to the amount of liquid that is required to fill up the vessel completely। इसमें हम ये बोलेंगे कि भाई कंडक्टर की कैपेसिटी का मतलब है हाउ मच चार्ज इट कैन होल्ड ऑन इट थियोरेटिकली। अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन होल्ड या स्टोर ए कंडक्टर, दैट इज थियोरेटिकली कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। सेकंड बेटा, हमें पता है कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करेंगे तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करेंगे, सपोज हमने ये कंडक्टर ले लिया, हमने इसको चार्ज Q सप्लाई कर दिया, तो जो जो इसको चार्ज Q देते जाएंगे इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। Q प्रोपोर्शनल टू V, Q इक्वल टू CV, where C is a constant of proportionality and is called capacitance। बेटा एक डेफिनेशन ये हो गई कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तीसरी, C को इक्वल टू Q बाई V कर दो और यहां से डिफाइन कर दो कि C इज न्यूमेरिकली इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल by unity, required to raise the potential of the conductor by unity मतलब 1। अब एक बार जल्दी से रिवाइज करो। कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर, हाउ मच चार्ज इट कैन होल्ड ऑन इट बिफोर लूजिंग द चार्ज। जैसे ये how much liquid can be filled up before overflow of the liquid. Similarly, how much charge it can hold on it before losing the charge. Q proportional to V, Q equal to CV, where C is called capacity or capacitance of a conductor.
फॉर्मूला Q by V. Third, C is numerically equal to the amount of charge required to raise the potential by unity. Amount of charge required to raise the potential by unity. बेटा इनमें से कोई भी डेफिनेशन दे दो, स्पेशल नोट्स बना लेना अपने, ज्यादा थ्योरी में नहीं लिखवाऊंगा आपको, बस ज्यादा से ज्यादा ये कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये और ये तीनों. देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए spherical conductor of radius r. for आर्टिकल हो गया, फाइंड कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए spherical conductor of radius कैपिटल R या स्मॉल r, जो आपको ठीक लगे. सॉल्यूशन में आप बोलोगे भाई ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस r है, इसको हमने Q चार्ज सप्लाई करने पे इसका पोटेंशियल V हो गया V. इट मीन्स C इक्वल टू Q बाई V, जो हमें पता है पहले से. फिर हमें ये फॉर्मूला भी पता है कि अगर हम इसको Q चार्ज सप्लाई कर दें तो इसका पोटेंशियल ये बनेगा बेटा, पोटेंशियल ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r आफ्टर सप्लाइंग ए चार्ज Q. ये आपने पिछले चैप्टर में कर चुके हो आप. पोटेंशियल इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन r. यहां से Q बाई V निकाला, Q बाई V जो C के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन r. ये बेटा कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r आ गया. ये कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r. सेकेंड, अगर हम इस कंडक्टर को किसी मीडियम में रख दें, इफ दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ध्यान से सुनना, कैपिटल K, और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r और एब्सोल्यूट परमिटिविटी, सॉरी और नहीं है ये दोनों तो सेम है, एक ही बात है. एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन, नोट नहीं जस्ट एप्सिलॉन. ये आपने पहले 3 चैप्टर में इसके कर चुके हो आप. ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. ये मैंने एक स्फीयर की कैपेसिटी निकाल ली, स्फीयर की कैपेसिटी. ये स्फीयर है, इसका रेडियस r है, इसकी एक कैपेसिटी निकाली C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. फिर उसने आपको ये कह दिया कि भाई ये मैंने एक मीडियम में रख दिया जिसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन है. तो इस ये वैक्यूम की एब्सोल्यूट है, हम इसकी जगह मीडियम की एब्सोल्यूट रख देंगे. दिस इज द C इन वैक्यूम, दिस इज द C इन मीडियम. पर बेटा आपको पता होगा कि ये जो रिलेटिव एब्सोल्यूट है
This is also equal to epsilon naught epsilon r or C equal to 4 pi epsilon naught kr, क्योंकि ये रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही तो बात है। ये आप फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हो। कैपिटल के एफ वी बाई एफ एम एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट इक्वल टू एप्सिलॉन आर, ये कंप्लीट फॉर्मूला कॉपी पे लिख के इसे लर्न कर लेना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस इन मीडियम, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द, ये देखो थोड़ा सा, ये वैक्यूम की फोर्स है, ये मीडियम की फोर्स है, ये मीडियम की एब्सोल्यूट है, ये वैक्यूम की एब्सोल्यूट, और जो रिलेटिव एब्सोल्यूट देता है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, जिसमें आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद करना है। अब बेटा दूसरी बात देख, ये स्फीयर है, इसका रेडियस आर है। अगर आप इसको, कंडक्टर है, इसका रेडियस आर है, अगर आप इसको कोई चार्ज सप्लाई ना करो तो बच्चे कई बार ये बोल देते हैं कि इसकी कैपेसिटी जीरो। ना भाई, चाहे आप इसको चार्ज सप्लाई करो या मत करो, इसका कैपेसिटेंस तो यही रहेगा ना। अरे किसी वेसल की जिसकी कैपेसिटी 2 लीटर है, अगर तुम उसमें कोई लिक्विड ना भरो तो ये थोड़ी कि भी उसकी कैपेसिटी 2 लीटर नहीं है, 2 ही लीटर रहेगी। तो ये स्फीयर है, इसका रेडियस r है, इसकी कैपेसिटी ये है, चाहे आप इसको चार्ज दो या मत दो। बेटा दूसरी बात, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस या यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, दिस C, यूनिट ऑफ C in SI system, unit of C in SI system is called 1 farad, साइंटिस्ट के नाम पे 1 farad, which is equal to 1 coulomb डिवाइड बाई 1 वोल्ट। इसकी पोटेंशियल, इसकी यूनिट वोल्ट है ना बेटा। तो अगर हम 1 कूलम चार्ज दे दें और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, देन 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। सो यू कैन डिफाइन द हाउ मच कैपेसिटेंस विल बी कॉल्ड 1 फैराड, कि 1 farad is that much capacity, is that much capacitance, that much capacitance of a conductor, of a conductor to which a supply of 1 coulomb charge, supply of 1 coulomb charge increase its potential by 1 volt, increase its potential by 1 volt, sufficient है बेटा। एक तो आपको लर्न करना है कि कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड, and 1 farad is that much capacitance of a conductor to which a charge of 1 coulomb increase the potential by 1 volt
यहां से फैराड की डेफिनेशन वो आ गई यूनिट। अब ये थोड़ा सा कुछ ये कह देते हैं टीचर कि भाई ये सिलेबस में नहीं है या बुक वाले ने नहीं एक्सप्लेन किया, इसमें बेटा हम कुछ नहीं कर सकते। देखो सीजीएस यूनिट को आप या तो कह दोगे स्टैट फेराड या आप बोल दोगे 1 ESU ऑफ कैपेसिटेंस। ध्यान से सुनो एक बार और, सीजीएस यूनिट में जो इस क्वांटिटी का नाम है उसके सामने ESU लगा दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड एस सीजीएस यूनिट, या जो SI यूनिट है उसके सामने स्टैट फेराड लगा दो, स्टैट फेराड। तो बेटा इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि भाई प्रीवियस चैप्टर में आप ये कर चुके हो कि 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 9 स्टैट कूलम एंड 1 वोल्ट इक्वल टू 1 by 300 स्टैट वोल्ट। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 by 300 स्टैट वोल्ट। ये हो चुका है बेटा छोटी क्लास उसमें पिछले प्रीवियस चैप्टर में, इसलिए मैं यहां से इसको कन्वर्ट कर रहा हूं 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 वोल्ट इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम बाई 1 वोल्ट की जगह क्या रख दे 1 बाई 300 स्टैट वोल्ट। इसलिए आपको ये ध्यान दे लेना, कुछ नहीं होता इसमें कि 1 फैराड इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 11 स्टैट फैराड। 1 फैराड दैट इज SI यूनिट ऑफ फैराड, SI यूनिट है ये फैराड की, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 11 स्टैट फैराड। 9 इंटू 10 रेज टू पावर 11 स्टैट फैराड। बस बेटा उसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल्स में 1 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं तुम्हें साथ साथ करवाता चलूंगा सारी चीजें। फर्स्ट फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, आप कैपिटल R लिख लोगे, 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 की पावर -2 मीटर। C का फॉर्मूला लगाओगे 4 पाई एप्सिलॉन R। इसमें ये मैं ऑब्जर्व कर चुका, जो बच्चे गलती करते हैं इसकी जगह रख देते हैं 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 ना, इसकी जगह रखना है 1 बाई 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, क्योंकि आपको ये पता है कि दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू नहीं है। हाँ अगर आप ये कर दो, पहले बाद में देखेंगे, R की जगह -2 फैराड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1.13 या 11 इंटू ये ऊपर गया -9 -12 हो जाएगा बेटा। सोल्व कर लेना, क्योंकि एक 10 और ले लिया मैंने यहां पे इसके साथ,
9 से 1 बचा, फिर 1 बचा, ये 1.12 इंटू 10 की पावर -12 फैराड इज द कैपेसिटी ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। मैंने सारी बातें बता दी आपको। कुछ बच्चे अगर यहां से ये कर दें कि भाई सी ये है, ये 4 पाई 4 इंटू 12/7 इंटू एप्सिलॉन आर 8.85 10⁻⁻12 इंटू आर -2 फैराड गलत नहीं आएगा, पर ये कैलकुलेशन ज्यादा बेकार हो जाएगी इसके मुकाबले। सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। इसका नेक्स्ट टॉपिक अच्छी तरह देखते जाना, अपने नोट्स भी बना सकते हो इजीली, बहुत अच्छे। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई Farad is a very big unit. Farad is a very big unit of capacitance. ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जब भी हम पूरी बुक में न्यूमेरिकल करेंगे तो वो कैपेसिटी की यूनिट, मतलब कैपेसिटर या कंडक्टर की यूनिट्स को माइक्रो में लेता है ज्यादातर, पीको में या माइक्रो में। इसका मतलब फैराड क्यों नहीं लिया कि भाई फैराड बहुत बड़ी यूनिट है। अगर कोई आपको ये कहे हाउ यू कैन से दैट फैराड इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो आपको दो बातें याद करनी है कि रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। जबरदस्ती ले लिया हमने। देन C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट की 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 6.4 इंटू 10�6 फैराड C है। अब इसे सॉल्व करो, इसको 0.7, अरे 63 पे जाएगा ना, 111 इंटू 10⁻⁴, ये 9 है वो 6 है, ये ऊपर जाके -9, ये +6, 10⁻³ फैराड या 0.711 मिली फैराड, मिली, ठीक है। या कन्वर्ट करें तो 711, अरे इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे 1000 ले लिया तो माइक्रो फैराड आ जाएगा। कोई बात नहीं, ये आपको याद करना है। बताओ, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इसको। 0.711 10⁻³ फैराड, ये मिली हो गया। अगर हम इसको माइक्रो में ले लेंगे तो ये डेसिमल हट के -6 हो जाएगा और ये आ जाएगा 711 माइक्रो फैराड। ये बात भी आपको मल्टीपल चॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रैम करनी है। क्या कि भाई कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज 711 माइक्रो फैराड या 0.711 मिली फैराड। अब हम कह देंगे कि अर्थ विच इज ए हुज स्फीयर, जो बहुत बड़ा स्फीयर है, हैविंग कैपेसिटेंस कितना
1711 माइक्रोफैराड। तो 1 फैराड के लिए तो पता नहीं क्या आफत लेनी पड़ेगी। जब पूरी अर्थ इतना बड़ा स्फीयर, उसकी कैपेसिटी 711 माइक्रोफैराड है, तो बेटा 1 फैराड तो अर्थ से 10 की पावर 5 टाइम्स के आसपास बनेगी। छोड़ो, हमें ये याद करना है अर्थ विच इज ए वेरी बिग स्फीयर having capacity this, and thus we can say that farad is a 1 farad is a very big unit of कैपेसिटेंस। ये मैं पूरा चैप्टर आपको विद न्यूमेरिकल और विद थ्योरी सीक्वेंस में करता चलूंगा। लेक्चर ज्यादा बनेंगे इसके, पर इनको अच्छी तरह बेटा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, आहिस्ता आहिस्ता लर्न करते रहना। फैराड हो गया ये। उसके बाद मेन बात इस पे आओ, जिसको आपको अच्छी तरह समझना है कि भाई फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। वो फैक्टर्स बताओ जिस पे किसी कंडक्टर की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। हम बोलेंगे कि भाई हमने C किसके इक्वल निकाली थी अभी, 4 पाई एप्सिलॉन r अगर मीडियम है तो, और 4 पाई एप्सिलॉन नोट r अगर वैक्यूम है तो। भाई वो ही कंडक्टर अगर उसको वैक्यूम में रख दे तो ये है, अगर उसको मीडियम में रख दे तो ये है, और जिसमें आर भी आता है RV। इसलिए पहला पॉइंट ये लिख दिया, ज्योमेट्री ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस उस कंडक्टर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। सेकंड, डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच कंडक्टर इज प्लेस्ड। ऐसा मीडियम जिसमें कंडक्टर रखा हुआ है उस पे डिपेंड करेगा। थर्ड, ये मुसीबत है, आपको चाहे कैसे भी हो, मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा, आपको ये ध्यान देना है कि ये जो थर्ड पॉइंट है, डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव पोजीशन ऑफ another कंडक्टर। मतलब ये बात है सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि भाई ये कंडक्टर है, इसका रेडियस r है, तो हम कहेंगे अगर वैक्यूम है तो इसकी कैपेसिटी ये है, मीडियम है तो ये है, पर अगर कोई इसके पड़ोस में कोई दूसरा कंडक्टर रख दे बिना चार्ज किया हुआ, ये मैंने ये बात नहीं बोली कि इस कंडक्टर पे कोई चार्ज है या नहीं है ना, इस
इसके पड़ोस में, इसके नेबरहुड में अगर कोई दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है तो इस कंडक्टर की कैपेसिटी पे इफेक्ट डालेगा। इस कंडक्टर की कैपेसिटी, ये इस कंडक्टर की वजह से, इसकी पोजीशन की वजह से इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको लर्न करना है क्या कि जब भी हम किसी कंडक्टर की कैपेसिटी निकालते हैं तो उसकी वो कैपेसिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि उस कंडक्टर का साइज, रेडियस या ज्योमेट्री क्या है, वो कंडक्टर किस मीडियम में रखा है, और दूसरा उस कंडक्टर के अपने नेबरहुड कंडक्टर के साथ रिलेटिव पोजीशन क्या है। अगर ये कंडक्टर ना हो तो इसकी कैपेसिटी इंडिपेंडेंट होगी इसकी पोजीशन से, मगर अगर ये कंडक्टर इसके पड़ोस में रख दिया जाए तो इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी इसकी। अब ये बात समझनी बेटा आपको कि भाई किसी दूसरे कंडक्टर को इसके पड़ोस में रखने पे इसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ गई, बस ये समझना है। और पूरे चैप्टर में यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं इसको कोई चार्ज देता चला जाऊं, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा अभी की थी, पर एक लिमिट के बाद ये स्फीयर अपना चार्ज लूज करने लगेगा। एक लिमिट के बाद ये स्फीयर अपना चार्ज लूज करने लगेगा। इसका मतलब इस मीडियम की, जिस मीडियम में ये रखा है, एक चीज और ध्यान रख लो, मीडियम को डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। मैं समझाऊंगा अच्छी तरह कि भाई डाई इलेक्ट्रिक और मीडियम में कोई फर्क नहीं, बस मीडियम को डाइलेक्ट्रिक बोल दिया क्योंकि मीडियम का कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। हर एक मीडियम की कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक मीडियम की कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, मतलब बेटा हर एक की है दुनिया में, चाहे मीडियम ना हो कोई दूसरी चीज हो, सबकी एक लिमिट होती है। लिमिट के बाद चाहे कोई कितना भी अच्छा इंसुलेटर हो, एक लिमिट की इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बाद वो अपने उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। हर मीडियम में एक लिमिट के पोटेंशियल के बाद, एक लिमिट की इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एक ब्रेक डाउन होता है पहली बार। आप ये कहोगे भाई इस ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। मैंने एक इंसुलेटर ले लिया, इंसुलेटर, उस इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कंडक्टर नहीं है। आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते चले गए या पोटेंशियल बढ़ाते चले गए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते चले गए या पोटेंशियल इंक्रीज करते चले गए, तो एक लिमिट के पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इसके हर एक एटम में से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे एंड दिस स्टार्ट्स बिहेव एज ए कंडक्टर। दिस स्टार्ट्स बिहेव एज ए कंडक्टर। एक बार और, हमारी एयर इंसुलेटर है,
और आपको ये भी लिख देना चाहिए यहां पे याद करके कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। इस बात को याद करने में कोई बुराई नहीं, याद तो करनी पड़ेगी ये कि जो हमारी एयर है, एयर उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर है। अगर हमारी एयर के ऊपर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा का पोटेंशियल अप्लाई कर दे, सॉरी बेटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे तो एयर भी ब्रेक डाउन होके एज ए कंडक्टर बिहेव कर जाएगी। जैसे बरसात के दिनों में लाइटिंग होती है, बिजली गिरती है, इसका मतलब क्लाउड के और अर्थ के बीच में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड होगी और उसने एयर को ब्रेक करके क्लाउड से सारे का सारा चार्ज इकट्ठा एकदम अर्थ पे गिर जाता है। एक बार और ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हर एक मीडियम की होती है, एक लिमिट की ई और पोटेंशियल के बाद उस मीडियम में, उस डाइलेक्ट्रिक में ब्रेक डाउन हो जाता है और वो मीडियम या डाइलेक्ट्रिक एज ए कंडक्टर बिहेव कर जाता है। जैसे लाइटिंग के ड्यूरिंग हमारी अर्थ एज ए कंडक्टर बिहेव कर जाती है। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जैसे एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये है, इसका मतलब जब तक आप एयर के ऊपर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे, एयर एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगी। जब तक आप एयर के ऊपर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आपकी एयर इंसुलेटर रहेगी, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो एयर एज ए कंडक्टर बिहेव करेगी, इससे ज्यादा लगा दोगे तो। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या कह दूं, इज द मिनिमम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, मिनिमम पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड above which breakdown takes place, above which breakdown takes place means medium behave as a conductor, medium behave as a conductor। सोचो मैंने क्या बोला, ये वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जिससे नीचे, मतलब जिससे ऊपर ब्रेकडाउन हो जाता है। अरे ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, इस तक ब्रेकडाउन नहीं होता, इसके ऊपर जाके ब्रेकडाउन हो जाता है। इसका मतलब ये मिनिमम हुई ना बेटा, इससे ज्यादा पे टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगी, इससे ज्यादा पे ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब ये वो मिनिमम है अबाउ विच ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस, ये मिनिमम वैल्यू है जिससे ऊपर ब्रेकडाउन होगा। या बहुत बहुत अच्छी डेफिनेशन है, मैक्सिमम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड which
can be tolerate, which can be tolerate by a medium without breakdown, विदाउट ब्रेकडाउन। अरे ये मैक्सिमम है, इससे नीचे ब्रेकडाउन नहीं होता, इस पे भी नहीं होता, इस पे भी नहीं होता, इस पे ब्रेकडाउन हो जाता है। इसका मतलब ये वो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जिस पे हमारा मीडियम ब्रेकडाउन नहीं होता, जो वो टॉलरेट कर लेता है विदाउट ब्रेकडाउन। तो जब मैंने इनकी टर्म्स में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिखी, इनकी टर्म्स में, तो ये बता दिया कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है या वो मैक्सिमम पोटेंशियल है जो वो बिना ब्रेकडाउन किए हुए टॉलरेट कर लेता है, दैट इज टॉलरेट विदाउट ब्रेकडाउन। अब इससे ऊपर ब्रेकडाउन हो जाएगा, इससे ऊपर ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो इसको क्या कह दूं कि ये वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जिससे ऊपर ब्रेक डाउन हो जाता है। बेटा बहुत अच्छी डेफिनेशन है दोनों। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ याद कर लेना, हर एक की है, हर टीचर की, हर बच्चे की, दुनिया में हर चीज की एक स्ट्रेंथ है। मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के भाई इंसुलेटर जब तक एक लिमिट से ज्यादा पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाए तो इंसुलेटर ही रहे, इंसुलेटर ही रहे। पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो वो इंसुलेटर ब्रेक होके कंडक्टर बन जाएगा। और ब्रेकिंग का मतलब ये है कि भाई एटम में से इलेक्ट्रॉन फ्री मिल जाते हैं, एटम में से इलेक्ट्रॉन फ्री मिल जाते हैं, इसलिए वो एज ए कंडक्टर बिहेव करने लगता है। अब उस बात पे आओ, वो तो कंप्लीट करना ही है ना हमें, कि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी, सपोज ये देखो, ये कोई कंडक्टर है बेटा, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसके पॉजिटिव चार्ज देने के बाद इसका पोटेंशियल 10 कूलम चार्ज देने के बाद इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट हो गया। सपोज किया है, होता नहीं, क्योंकि फैराड तो होती नहीं ना किसी की भी, इसकी C2 फैराड होगी। अब दिक्कत ये है कि भाई ये जिस मीडियम में रखा है वो मीडियम 5 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल बर्दाश्त नहीं करता, और ये उस मीडियम की नेचर की वजह से अपना चार्ज छोड़ता रहता है, इसलिए इसका पोटेंशियल 5 से ऊपर नहीं बढ़ पाता। अगर मैं इसको 12 कूलम का चार्ज दे दूं, 12 कूलम का, तो ये 2 कूलम चार्ज लूज कर देगा, इसका पोटेंशियल 5 ही रहेगा और इसकी कैपेसिटी C ही रहेगी और 2 फैराड ही रहेगी। ये बात समझो दोबारा एक बार, मैंने क्या बोला, ये कंडक्टर मैंने किसी मीडियम में रख दिया, उस मीडियम का पोटेंशियल 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकता, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। तो अगर हम इसको 12 कूलम का चार्ज दे दें तो ये 2 कूलम चार्ज को बाहर फेंक देगा। उसके बाद ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको 10 कूलम का चार्ज दिया है और इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट हो गया, इसकी कैपेसिटी 2 हो गई।
अगर मैं अब इसके पड़ोस में इस कंडक्टर को रख दूं, कंडक्टर है ये सिंपल, इसके पड़ोस में रख दिया, इसके ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज यहां और पॉजिटिव चार्ज यहां इंड्यूस्ड हो जाएगा। दिस Q एंड Q इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। बेटा इंड्यूस्ड चार्ज हो गया ये। अब आपको पता है नेगेटिव चार्ज इसका पोटेंशियल कम करेगा, नेगेटिव चार्ज इसका पोटेंशियल कम करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। एक्सप्लेन करो ये बात भी। अरे अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल है कुछ और उसके पड़ोस में पॉजिटिव चार्ज है, उसका पोटेंशियल है, उसके पड़ोस में दूसरा पॉजिटिव चार्ज और रख दे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल। नेगेटिव रख दे तो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस नेगेटिव चार्ज ने इसका पोटेंशियल घटाया, इसने बढ़ाया, और ज्यादा असर इसका पड़ेगा। और मान लिया इसका पोटेंशियल घट के 4 हो गया, 4, इसका पोटेंशियल घट के 4 हो गया। सोचो क्यों हो गया 4? इसकी प्रेजेंस की वजह से इस पे हमने कोई चार्ज नहीं दिया था, इस कैपेसिटर पे हमने कोई इस कंडक्टर पे हमने कोई चार्ज नहीं दिया, बस इस कंडक्टर को आराम से इस चार्ज कंडक्टर के पड़ोस में रख दिया, इस चार्ज कंडक्टर के। तो बेटा इस कंडक्टर पे एक चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज इसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, पर ज्यादा असर इसका होगा, इसलिए नेट पोटेंशियल घट गया इसका, इसका पोटेंशियल घट गया, कुछ 4 वोल्ट हो गया। अब जैसे इसका पोटेंशियल घटा, हम इसको और चार्ज दे सकते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे मीडियम में रखा है जो 5 वोल्ट तक का पोटेंशियल टॉलरेट कर लेता है। मैंने इसको और चार्ज दे दिया, इसका पोटेंशियल 5 हो गया, 5 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। तो इसकी सी कितनी हो गई? 2.4 ना, इसकी सी हो गई 2.4 फैराड। बताओ कुछ भी नहीं किया था, ये इसके पड़ोस में रखने पे इसकी सी इंक्रीज हो गई। अब थर्ड स्टेप में मैंने इसे अर्थ कर दिया, तो वो तो उसी के साथ बाउंड है, ये पॉजिटिव अर्थ में चला गया, तो इसका पोटेंशियल 12 देने के बाद 5 हो गया था। इसको करते इसका फिर पोटेंशियल घट जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 4, और चार्ज 12 आ चुका। इसका मतलब 5 करने के लिए और चार्ज दे पाऊंगा, और इसकी सी 4.8 हो जाएगी, 2.8। कोई बात नहीं। इस बात को अच्छी तरह, जैसे मैंने बार बार रिपीट किया है, इस बात को अच्छी तरह लर्न कर लेना। मैंने सिर्फ आपको एक बात समझाई है कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी ज्योमेट्री क्या है आर पे, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में रखा है, और इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके पड़ोस का कोई कंडक्टर के साथ उसकी रिलेटिव पोजीशन क्या है। देख लो मैंने अपनी तरफ से इसको कंप्लीट कर दिया। बेटा आपका सिर्फ एक पेज नहीं हुआ मुश्किल से, अगर आप लिख के याद करोगे तो। कल मैं इस
चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा, जिसको हम कैपिस्टर बोलते हैं। आप इसको रिवाइज करना। थैंक्स।